हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो है, इस वीडियो में हम कुछ एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के और क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। In terms of minimum wages act, that means minimum wages act 1948 से रिलेटेड है, which of the following is not a category of workers? स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और एक्सपर्ट। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के संदर्भ में कौन सा श्रमिकों की श्रेणी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी अ एक्सपर्ट। ठीक है, तो एक्सपर्ट कैटेगरी जो होता है वह नहीं है 1948 एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। यहाँ लिखा है, इफ डियरनेस अलाउंस विल इंक्रीज बाय 50%, then the maximum amount of death cum retirement gratuity that can be paid to a railway employee will be। ठीक है, ऑप्शन लिखा है 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख एंड 25 लाख। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डियरनेस अलाउंस इंक्रीज होने वाला है 50% रेट से। तो इस केस में बहुत सारे अलाउंसेस जो हैं हमारे वह बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रेट्स ऑफ अलाउंसेस लाइक एचआरए की बात करें अगर, तो एचआरए विल बी आ कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा फॉर एक्स टाइप ऑफ सिटीज़ के लिए। वाई टाइप ऑफ सिटीज़ के लिए इट विल बी आ 20%, एंड जेड टाइप ऑफ सिटीज़ के लिए इट विल बी आ 10%। इसी प्रकार हमारा जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होगा वह भी अभी करंट रेट के अकॉर्डिंग वह 2250 रुपये है, और वह बढ़ के कितना हो जाएगा, आफ्टर डीए रीचेस 50% इट विल बी आ 2812 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। ठीक है, 2812.50 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए है, वह अभी करंट रेट में वह 4500 रुपये पर मंथ है। दैट मीन्स डबल है। तो यह भी क्या हो जाएगा, डबल होके 56,625 रुपीज़ हो जाएगा, मतलब 5625 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हॉस्टल सब्सिडी जो कि अभी 6750 रुपये पर मंथ है, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 8437 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो डियरनेस अलाउंसेस हैं इंक्रीज होने पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी की, तो जो प्रेजेंट में अभी 20 लाख रुपीज़ है, वह बढ़ के कितना हो जाएगा, दैट विल बी आ 25 लाख रुपीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 लाख रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव इंफॉर्मेशन बाय सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो आरटीआई अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय आंसर हो जाएगा, दैट विल बी अ सेक्शन 8। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। फॉर हाल्ट एट अ सेम स्टेशन हाउ मेनी डेज मैक्सिमम टीए और डेली अलाउंसेस इज पेएबल। तो एक ही स्टेशन पर ठहराव हेतु अधिकतम कितने दिनों का टीए देय है? 30 डेज, 90 डेज, 120 डेज एंड 180 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट विल बी आ 180 डेज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
An employee who is dismissed or removed from service is permitted to retain railway quarter for a period of। तो एक कर्मचारी जिसे रेल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है, उसे कितनी अवधि के लिए रेलवे क्वार्टर बनाए रखने की अनुमति है? 1 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1 मंथ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इन द केस ऑफ रिमूवल और डिसमिशल फ्रॉम सर्विस, तो रेलवे क्वार्टर का जो रिटेंशन पीरियड होगा हमेशा वह 1 मंथ की अवधि का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। एज पर मॉडल SOP 2018, JAG officer has the power to grant of daily allowances for halts in excess of 30 days but up to dash dash days। तो SOP 2018 के अनुसार जो JAG अधिकारी के पास 30 दिनों से अधिक लेकिन डैश डैश दिनों तक रुकने के लिए दैनिक भत्ता देने की शक्ति है। तो 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी 60 डेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेबल नेचर का क्वेश्चन है। रिमूवल, रिकवरी ऑफ लॉस, सेंश्योर, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी, जैसे आप सभी को पता है, ठीक है। SF1 दैट मीन्स सस्पेंशन, SF2 डीम्ड सस्पेंशन और SF4 से रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रोस्टर विच इज मेंटेन्ड फॉर PWBD। तो पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज रिजर्वेशन के लिए जो है तो किस तरह का रोस्टर एप्लीकेबल है? L शेप्ड रोस्टर, पोस्ट बेस्ड रोस्टर, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर, रिप्लेसमेंट रोस्टर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर PWBD आरक्षण के लिए जो है तो वैकेंसी बेस्ड रोस्टर एप्लीकेबल है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज द वैकेंसी बेस्ड रोस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर कर देंगे। और इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहले, इफ़ एन एम्प्लॉय is placed under suspension on the date of retirement, under who is competent to sign the charge sheet। तो अगर कोई एम्प्लॉय है और वह डेट ऑफ रिटायरमेंट को सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, तो अंडर हु इज द कॉम्पिटेंट टू साइन द चार्ज शीट। तो इसके लिए जो SF1 या SF2 इशू होगा, तो इस केस में यह किसके द्वारा किया जाएगा? तो चार्ज शीट शैल बी साइंड बाय रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए दिया है। ऑप्शन बी दिया है चार्ज शीट शैल बी साइन बाय GM। ऑप्शन सी दिया है चार्ज शीट शैल बी साइन बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। एंड ऑप्शन डी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी चार्ज शीट शैल बी साइंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। Under which rule of Railway Service Discipline and Appeal Rules 1968 the Appellate Authority can act as revising authority। तो यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी जो है तो एज अ रिवाइजिंग अथॉरिटी किस रूल के तहत बन सकता है? रूल 25 क्लॉज 1, रूल 25A, रूल 25 क्लॉज 5, रूल 25 क्लॉज 4। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रूल 25 क्लॉज 4 के तहत जो है एन अपीलेट अथॉरिटी कैन एक्ट एज रिवाइजिंग अथॉरिटी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे यहाँ पे। पेनाल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिशल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाय। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है। कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नन।
तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो रिमूवल, डिसमिशल और कंपलसरी रिटायरमेंट जो कि मेजर पेनाल्टी के पार्ट्स हैं, तो इस केस में जो है तो पेनाल्टी या जो भी चार्जशीट शुड बी इशूड बाय पेनाल्टी इम्पोज बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी। ठीक है, ऑल सब्सटेंटिव प्रमोशंस टू रेलवे सर्विसेज ग्रुप ए शैल बी मेड बाय, तो ग्रुप ए सर्विसेज के लिए जो सब्सटेंटिव प्रमोशंस हैं वह शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, and appointment to group B service by promotion to staff employed on railway may be made by, तो ग्रुप बी सर्विस के लिए जो अपॉइंटमेंट है यहाँ पे बाय प्रमोशन ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड ऑन द रेलवे मे बी मेड बाय जनरल मैनेजर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ से देख लेते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट से इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयज़ बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट इज गवर्न्ड बाय, तो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन जो है वह सेक्शन 4 ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 नहीं होगा, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 भी नहीं होगा, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1986 भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 डिपेंड ऑन age of the railway servant on the date of retirement, on the date of accident, wages of the railway servant drawn in the preceding 1 year from the date of accident, nature of injury and all of the above। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द above। जो कर्मचारी का मुआवजा मिलेगा उसको मुआवजे की राशि वह दुर्घटना की तिथि पर रेलवे कर्मचारी की आयु क्या है, दुर्घटना की तारीख से पिछले 1 वर्ष में लिया गया रेलवे कर्मचारी का वेतन और चोट की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इज, तो जैसा कि आपको बताया मैंने एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 दैट इज एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, और इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर बात करें तो इट केम इनटू फोर्स ऑन द 1 जुलाई 1924, और यह एक बेसिकली सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। ठीक है, इसके अंदर अगर यहाँ पूछा जा रहा है कि टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में जो है तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना होगा, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ टोटल permanent disablement is 1,40,000 rupees। So option number D is the right answer। ठीक है, फॉर टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट, इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1,40,000 रुपीज़ होगा, या एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द इंजर्ड वर्कमैन मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर। ठीक है, और एन अमाउंट ऑफ 1,40,000 विच एवर इज मोर, तो कम से कम उसको तो 1,40,000 रुपये तो मिलेंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और फिर इसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पे, और अगले वीडियोस में जो है तो आपके लिए हम नए क्वेश्चंस को लाएंगे। यहाँ पूछा जा रहा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ डेथ ऑफ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट,
तो इस केस में यहाँ पे कर्मचारी की मृत्यु अगर हो जा रही है यहाँ पे, तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजा की न्यूनतम राशि कितनी होगी। तो इस केस में डेथ के केस में जो है तो 1,20,000 रुपये होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में जो है 1,40,000 रुपये, और डेथ के केस में 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये जो होता है कर्मचारी को मुआवजा राशि मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिसीज्ड वर्कमैन मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर, और एन अमाउंट ऑफ 1,20,000 रुपीज विच एवर इज मोर, दैट विल बी अ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। ओके, और अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाता है तो इस केस में जो भी इंजरी शेड्यूल में लिस्टेड है उसके अकॉर्डिंग, जो भी उसका परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी होगा उसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन पेएबल होगा। ठीक है, और इस केस में यहाँ पे शेड्यूल का जो पार्ट 2 है वहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।